नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा आज ये होने वाला है। इसमें हम यहाँ पे निर्वाचन आयोग की शक्तियां और किस प्रकार से चुनाव कराए जाते हैं, चुनाव प्रणाली कौन कौन सी है भारत में, इनके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि निर्वाचन आयोग का जो संविधान में प्रावधान है वो किस प्रकार से है, कौन कौन से आर्टिकल इससे संबंध है। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की तो भाग 15 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो इसलिए आज हम भारतीय संविधान का भाग 15 भी यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको भारतीय संविधान के सभी 14 भाग कंप्लीट करा चुका हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों अगर बात करें निर्वाचन आयोग की तो संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 15 में हमें निर्वाचन का उल्लेख देखने को मिलता है। और भाग 15 में जो आर्टिकल हैं तो इसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 दिए गए हैं जिनका संबंध है निर्वाचन से। तो जो ये पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 324, इसमें उल्लेख मिलता है निर्वाचन आयोग का। तो पहले हम यहाँ पर निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, इसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस देश के जो चुनाव कराए जाते हैं वो इसी आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। चुनाव कराना, जो चुनावी क्षेत्र होते हैं उनका परिसीमन कराना, सीमांकन कराना, ये सारे कार्य किए जाते हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो किसी भी देश के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 25 जनवरी 1950 को। तो ये महत्वपूर्ण तिथि है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, तो 25 जनवरी 1950 को। अब 25 जनवरी 1950 को जब इसका गठन किया गया तो इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता के रूप में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को, क्योंकि इसी 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और भारत में जो पहली बार आम चुनाव हुए थे वो 1951-52 में हुए थे। अगर हम संरचना की बात करें तो निर्वाचन आयोग की जो संरचना होती है, प्रश्न यहां से भी इस प्रकार से बनता है कि निर्वाचन जो आयोग है वो कितना सदस्यीय संरचना है, तो 3 सदस्यीय संरचना। 3 सदस्य इसमें होते हैं। एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन अगर हम इतिहास में देखें तो पहले ऐसा नहीं था। 1950 से लेकर 1989 तक जो निर्वाचन आयोग था, जो चुनाव आयोग था, ये था एकल सदस्यीय। यानी इसका जो इसमें एक ही आयुक्त होता था। 1950 से लेकर 1989 तक, 1950 से लेकर 1989 तक एक ही चुनाव आयुक्त होता था। उसके बाद 1989 में क्या किया गया कि इस संस्था को 3 सदस्य बनाया गया। तो 1989 में क्या हो गई, 3 सदस्य हो गई जैसी है अभी है। लेकिन पुनः दोस्तों 1990 में फिर इसे एकल सदस्य बनाया गया और अंत में फिर 1993 में 1993 में इसे कर दिया गया 3 सदस्य। तो ये इस प्रकार से इतिहास इसकी जो संरचना है उसका इतिहास है। 1950 से लेकर 1989 तक एकल सदस्य थी। 1989 में इसे 3 सदस्यीय किया गया जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयोग था और 2 अन्य निर्वाचन आयोग। 1990 में फिर से इसमें परिवर्तन किया गया और इसे एकल सदस्यीय बनाया गया दोबारा से, और अंत में फिर 1993 से और अभी तक ये क्या है, एक 3 सदस्यीय संरचना है। इसकी 3 सदस्यीय संस्था है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। तो निर्वाचन आयोग कितनी सदस्यीय संस्था है, ये है 3 सदस्यीय। यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया। और ये एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में है। भाग 15 अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, इसलिए ये एक संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है संवैधानिक निकाय। अब हम बात करें कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ये जो निर्वाचन आयोग के आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है। तो इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर इनका
इनकी नियुक्ति करता है। देखो, राष्ट्रपति नियुक्ति जिनकी भी करता है वो किसकी अनुशंसा पर करता है? मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, क्योंकि वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री के पास है, मंत्रिपरिषद के पास है, राष्ट्रपति के पास औपचारिक शक्तियां हैं। तो कर तो राष्ट्रपति रहा है, लेकिन किसके द्वारा, किसके कहने पर, किसकी अनुशंसा पर? मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब जब नियुक्ति की जाती है तो पद से किस प्रकार से इनको हटाया जा सकता है? क्या इनको पद से भी हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल, मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होता है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसको हटाने की प्रक्रिया उसी प्रकार से जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। लेकिन जो अन्य दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त है, इनको अगर हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त यदि सलाह देगा, उसकी सलाह पर इन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसको उसी प्रकार से हटाया जाएगा जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब मैं आपको उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु अगर वो पूरी कर चुका है, यानी इनमें से जो पहले या तो 6 वर्ष वो पद पर बना है, 6 वर्ष के बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो गया। लेकिन अब कई बार क्या होता है, माना कोई 62 वर्ष की अवस्था में, 62 वर्ष की अवस्था में वो चुनाव आयुक्त बना है, निर्वाचन आयुक्त बना है। अब 62 प्लस 6 कितना, 68 वर्ष में इसको रिटायर होना चाहिए, 68 वर्ष में इसका कार्यकाल समाप्त होना चाहिए। लेकिन नहीं, 68 वर्ष में इसका कार्यकाल नहीं होगा समाप्त, क्योंकि इसका उससे पहले ही हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात ये 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। तो या तो 65 वर्ष की आयु पूरी करे या वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करे। यानी अगर 65 वर्ष से पहले वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेता है तो फिर 6 वर्ष में वो क्या हो जाएगा, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर 6 वर्ष से पहले उसके 65 वर्ष की आयु पूरी हो रही है तो फिर इस आधार पर उसका कार्यकाल क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। वेतन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को जो वेतन दिया जाता है, वही निर्वाचन आयुक्त को वेतन दिया जाता है। और भारत की संचित नीति पर इसका वेतन क्या होता है, भारित होता है। तो निर्वाचन आयोग के बारे में ये सभी महत्वपूर्ण जो फैक्ट है ये मैंने आपको बता दी है, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं और इसकी शक्तियां क्या हैं। तो जो निर्वाचन आयोग होता है, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव कराता है। देखो, बहुत सारे अभ्यर्थी सोचते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है वो केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव कराता है, और विधानसभा और विधान परिषद के जो चुनाव कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभी चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि राज्य स्तर पर भी होता है कि राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन जो आयोग होता है वो मैंने उसके बारे में आपको कब बताया था, जब मैंने आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ाया था। उससे अलावा मैंने उसके बारे में कहीं नहीं बता रखा है। तो यानी जो पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायती जो चुनाव है, ग्रामीण स्तर पर आपके जिला पंचायत के चुनाव हो गया, क्षेत्र पंचायत के चुनाव हो गया या प्रधान का चुनाव हो गया, इनका चुनाव जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो क्षेत्रीय प्रशासन है, ठीक है, जो पंचायती राज प्रशासन है, उसके जो चुनाव कराए जाते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। लेकिन जो ये विधानसभा हो गया या राज्य विधान परिषद का चुनाव, ये कौन कराता है, तो ये कराता है निर्वाचन आयोग। उसके बाद चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करना। चुनाव क्षेत्र यानी एक संसदीय क्षेत्र कौन सा है, कितना होना चाहिए, उसकी सीमा क्या होनी चाहिए, उसका परिसीमन क्या होना चाहिए, ये सारे कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं। मतदाता सूची तैयार करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। यानी निर्वाचक जो नामावली होती है, निर्वाचक नामावली किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। और आचार संहिता भी किसके द्वारा लागू की जाती है, तो ये भी निर्वाचन आयोग के द्वारा लागू की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो चुनाव प्रणाली है भारत में, कितने प्रकार की चुनाव प्रणाली है और किस किस प्रकार से भारत में चुनाव आयोजित किए जाते हैं, कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो भारत में सामान्यतः 2 चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। एक है यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम, और दूसरी यहाँ पे एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली। इसके बारे में आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि जब मैंने राष्ट्रपति के बारे में आपको बताया था तो वहां पर मैंने आपको एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली के बारे में
डिटेल्स में समझाया था कि किस प्रकार से ये आनुपातिक जो प्रणाली है ये किस प्रकार की चुनाव प्रणाली है। तो पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम जो ये चुनाव प्रणाली इसके बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट पोस्ट द जो पोस्ट सिस्टम प्रणाली है इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचन फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम में। और इसमें किस किस का निर्वाचन होता है, जैसे लोकसभा हो गया, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से होता है। या जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधायक का जो चुनाव होता है, विधानसभा सदस्य के जो चुनाव होते हैं, जो आम चुनाव होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो इस सिस्टम के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे या तो बैलेट पेपर होगा, पहले बैलेट पेपर सिस्टम ये काफी चलता था, ठीक है। तो बैलेट पेपर में क्या होता है, जैसे ये बैलेट पेपर है, यहाँ पे इसमें एक प्रत्याशी ये होगा, दूसरा प्रत्याशी, माना कितने प्रत्याशी है, 3 4 5 6 7 प्रत्याशी हैं, ठीक है। अलग अलग दलों के प्रत्याशी हैं, कोई निर्दलीय भी इसमें, और इनके चुनाव चिन्ह आगे होंगे। तो इनमें से किसी एक व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, यानी जनता स्वयं यहाँ पे वोट करेगी और वो इनमें से किसी केवल एक व्यक्ति को ही वोट करेगी। ऐसे नहीं कि वो सभी 6 व्यक्तियों को वोट करेगी, केवल एक व्यक्ति को जिसको वोट करना चाहती है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे इस व्यक्ति को वोट कर रहा है जो यहाँ पे चौथे नंबर पर है, तो इनमें से किसी एक व्यक्ति को वोट करना है। उसी प्रकार से अब क्या है, अब ईवीएम प्रणाली यहाँ पे कई जगह तो अभी ये जो बैलेट सिस्टम है ये भी अभी प्रचलित है, लेकिन मैक्सिमम अब क्या है, ईवीएम जो सिस्टम है, ईवीएम जो प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका प्रचलन हो चुका है। ईवीएम का जो प्रयोग किया गया पहली बार वो 1998 में विधानसभा के चुनाव में किया गया था। 1998 में ईवीएम का प्रयोग पहली बार किया गया था। यह क्या आपकी, यह है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी वही सिस्टम है जैसे आपका ये बैलेट सिस्टम है। बैलेट सिस्टम में तो पेपर होता है, लेकिन इसमें मशीन होती है। अब इसमें अंतर क्या है कि इसमें तो बहुत सारे फिर पेपर छापने पड़ते थे, बहुत सारा कार्य इसमें बढ़ जाता था जो ये बैलेट सिस्टम था। लेकिन जो ये वोटिंग मशीन है ईवीएम, इसने काम को बहुत कम घटा दिया है। तो इसमें भी वही होता है, बहुत सारे प्रत्याशियों के नाम होते हैं, उनके चुनाव चिन्ह होते हैं, और यहाँ पे आपको इनमें से किसी एक प्रत्याशी के सामने वाला बटन दबाना है और वो इसमें क्या हो जाएगा, वोट इसमें डल जाएगी, इसमें वो सेव हो जाएगा। तो ये तो है फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी केवल आप एक व्यक्ति को ही वोट डाल सकते हो इस सिस्टम के माध्यम से। लोकसभा सदस्यों के चुनाव, विधानसभा सदस्यों के चुनाव इस माध्यम से कराए जाते हैं। जबकि जो एकल संक्रमण आनुपातिक प्रणाली है, इसमें किस किस के चुनाव कराए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो इसी पद्धति से होते हैं। उसके बाद आपके राज्यसभा हो गया, राज्यसभा और विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं इसी माध्यम से होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति का हम चुनाव की बात करें, और राष्ट्रपति के 3 उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार ए, बी और सी, और ये सभी क्या है, मतदाता है। तो मतदाता केवल एक व्यक्ति को वोट नहीं करेंगे, एक उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे, बल्कि तीनों उम्मीदवारों को वोट करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केवल एक उम्मीदवार को वोट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तीनों उम्मीदवारों को वोट किया जाएगा, लेकिन रैंकिंग वाइज। जैसे मतदाता जो सदस्य ए है, इसने जो ए उम्मीदवार था उसको दूसरी रैंकिंग दी, लेकिन उसकी फर्स्ट चॉइस कौन है, वो है बी। तो बी को इसने फर्स्ट चॉइस दी और सी को इसने तीसरी चॉइस दी। पहली रैंक इसने बी को करी, बी मेरे क्या है, फर्स्ट चॉइस है, दूसरी चॉइस की ए है और तीसरी चॉइस है सी। बी ने क्या किया, पहली चॉइस दी ए को, दूसरी चॉइस दी बी को, और तीसरी जो रैंकिंग दी वो सी को दी। इसी प्रकार से सबने किया। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा कि सबसे ज्यादा रैंक ए जो वोट है वो किसको पड़ी। तो ए के पास है, ए का रैंक ये है, 2 रैंक और तीसरी, मतलब फर्स्ट जो चॉइस है वो 3 वोट ए को पड़ी फर्स्ट चॉइस की, 3, इसको पड़ी केवल 1 वोट फर्स्ट चॉइस की ये वाली, और इसको भी केवल 1 वोट पड़ी फर्स्ट चॉइस की। तो इनमें से कौन जीता, जो ये 3 वाला है, जिसको ये फर्स्ट रैंक 1 की 3 वोट पड़ी, ए उम्मीदवार। तो इसमें ए उम्मीदवार जीता। इस प्रकार से एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है चुनाव में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि चुनाव के जो प्रकार हैं वो किस प्रकार, कौन कौन से चुनाव के प्रकार कौन कौन से हैं भारत में।
दोस्तों अब चुनाव प्रकार की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के चुनाव भारत में आयोजित किए जाते हैं। सबसे पहले आम चुनाव। तो आम चुनाव क्या होता है, इसको जनरल इलेक्शन भी कहा जाता है। हर 5 साल में ये लगभग आयोजित किया जाता है। लेकिन कई बार अगर आम चुनाव में जो जैसे विधानसभा या लोकसभा, वो अगर उसके 5 साल का जो कार्यकाल होता है उससे पहले अगर वो भंग हो चुके तो फिर पहले भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात जो होने वाले चुनाव होते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष में 5 वर्ष के पश्चात जो चुनाव होते हैं उन्हें कहा जाता है आम चुनाव। और इसमें कौन से चुनाव आते हैं, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा। ठीक है, राज्य विधानसभा, चलो इस प्रकार से इसको लिख देते हैं। राज्य विधानसभा के जो चुनाव 5 वर्ष में होते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है आम चुनाव। मध्यावधि चुनाव क्या होते हैं, यदि लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो निर्धारित अवधि है 5 वर्ष की, उससे पूर्व अगर कोई चुनाव उससे पूर्व अगर वो लोकसभा या राज्य विधानसभा भंग हो चुकी है तो चुनाव उसके फिर कराए जाएंगे, तो उन्हें कहा जाएगा मध्यावधि चुनाव। ठीक है, लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्धारित अवधि से पूर्व भंग होने के पश्चात होने वाले चुनाव को कहा जाता है मध्यावधि चुनाव। और एक होता है उपचुनाव। उपचुनाव के बारे में आपने कई जगह सुना होगा। तो यदि किसी भी संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल सदस्य की मृत्यु हो जाती है, संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल सदस्य, विधानसभा, ठीक है, यहां पे लिखना आपको विधानसभा, विधानसभा सदस्य की या तो मृत्यु हो गई है, या उसने त्याग पत्र दे दिया है, या उसे अयोग्य घोषित कर दिया है, अयोग्य घोषित कर दिया है, तो फिर उसकी सीट वहां भी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो फिर उसकी सीट पर दोबारा क्या किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा, उसे कहा जाएगा उपचुनाव। सपोज किसी विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। 80 में से एक सीट ऐसी है जिस विधायक की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, तो फिर इस एक सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे। तो ये 3 प्रकार के चुनाव होते हैं भारत में। तो यहां तक दोस्तों स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि संवैधानिक प्रावधान है जो चुनाव आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, वो किस प्रकार से हैं। तो भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में ये सम्मिलित है। भाग 15 में कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, ये सभी निर्वाचन संबंधी आर्टिकल हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 324 से ये कहता है, निर्वाचनों की अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। यानी 324 कहता है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जिसमें निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण ये सभी निर्वाचन आयोग में निहित होंगे। तो निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा आर्टिकल बता रहा है, अनुच्छेद 324। और अनुच्छेद 324 के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता चुका हूं, यानी निर्वाचन आयोग के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया, और वो सभी बातें जो उल्लेखित है वो है अनुच्छेद 324 में। तो हमारा 324 डिटेल्स में हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग के बारे में पहले ही मैं आपको डिटेल्स में बता चुका हूं और इसी का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 324 में। 325 क्या कहता है, धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। यानी जो निर्वाचक नामावली होती है, यानी मतदाता जो सूची होती है, उस पर शामिल किए जाने के लिए, उस पर पात्र होने के लिए धर्म, मूलवंश या जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे अपात्र नहीं ठहराया जाएगा। लिंग, मूलवंश, धर्म या जाति के आधार पर निर्वाचक नामावली में किसी भी व्यक्ति को अपात्र नहीं ठहराया जाएगा। तो ये है अनुच्छेद 325। अब बात आती है कि मतदाता सूची की, यहाँ पे बात आ रही है निर्वाचक नामावली की सूची। तो निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए कितनी आयु चाहिए, तो जो पहले ये आयु थी 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष का जो व्यक्ति होता था उसे निर्वाचक नामावली में उसका नाम शामिल किया जाता था, मतदाता सूची में उसका नाम शामिल किया जाता था।
लेकिन अब है ये 18 वर्ष। अब ये 18 वर्ष कब किया गया? तो ये क्या गया, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1988 में, 61वां संविधान संशोधन 1988 के माध्यम से मतदान की जो न्यूनतम आयु की गई वो की गई 18 वर्ष। तो मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। यानी 18 वर्ष का जो भी व्यक्ति हो जाता है वो मतदान के लिए फिर पात्र हो जाता है, वो मतदान कर सकता है। और लागू इसे 1989 में किया गया। तो ये संविधान संशोधन आपको याद रखना है। अनुच्छेद 326 क्या कहता है? लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। यानी कि जो लोकसभा के और राज्यों के विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। यानी जो व्यक्ति वयस्क हो चुका है, वयस्क की आयु कितनी है? 18 वर्ष। यानी वयस्क मताधिकारी की जो आयु है वो है न्यूनतम 18 वर्ष। तो जो व्यक्ति, अनुच्छेद 326 कहता है कि भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को चुनाव में मत देने का अधिकार है। जो व्यक्ति वयस्क हो चुका है, मत देने का जो अधिकारी हो चुका है, यानी 18 वर्ष का जो, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पहले कि 18 वर्ष यहाँ पे मतदान देने की न्यूनतम आयु है, मतदान करने की न्यूनतम आयु है। तो 18 वर्ष का जो भी व्यक्ति है या उससे ऊपर का जो भी व्यक्ति है उसे मतदान देने का अधिकार है, 326 ये कहता है। उसके बाद है यहाँ पे 327, 28 और 29। 327 कहता है विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। विधानमंडल हो गया या आपका लोकसभा और राज्यसभा के लिए, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा के लिए यानी संसद के लिए या विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। यानी संसद चाहे तो विधानमंडल हो या संसद हो, उसके लिए निर्वाचनों के संबंध में कुछ नियम बना सकता है, विनिमय कर सकता है, या संसद को उपबंध बनाने की शक्ति दी गई है। अच्छा, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल और विधान परिषद, विधानमंडल में आपकी विधानसभा और विधान परिषद दोनों आगे के निर्वाचन संबंधी सभी मामलों के बारे में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। वहीं 328 कहता है कि कुछ सीमा तक किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल को भी शक्ति दी गई है। तो जो राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी उपबंध है, निर्वाचन संबंधी कानून या विनिमय करने की कुछ शक्ति किसके पास भी दी गई है? विधानमंडल को भी यह शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 329 से निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। यानी न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। तो सभी आर्टिकल निर्वाचन संबंधी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। साथ साथ यहाँ पे चुनाव आयोग के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इंडियन पॉलिटी का भाग 15 आज आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।